नमस्कार, मैं डॉक्टर खिलानाथ शर्मा, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ रेमेडी क्लिनिक। आज रेमेडी क्लिनिक लाइव सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मार्च महीने का दूसरा बृहस्पतिवार, इस दिन को सारा विश्व वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य जो उद्देश्य है ये है कि किडनी रोग से पीड़ित जितने भी मरीज हैं सारे विश्व में, उनको इस रोग के संबंध में जो भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराने के मकसद से ये मनाया जाता है। तो हम लोग भी इस बार एक लाइव सेशन करके आप लोगों को किडनी रोग से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किडनी जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, जो हमारा जितना भी पाचन क्रिया से उत्पादित जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको निकालने में काम करता है। इसके अलावा इसका बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और हेमोग्लोबिन के उत्पादन में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है और विटामिन डी भी ये उत्पादन में सहायक करता है। तो इस हिसाब से अगर एक किडनी का मरीज जो किडनी खराब होने के बाद किडनी धीरे धीरे जब उसका खराब होता है तो ये कई मायने में कई तरह से ये शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ता जाता है। तो इस लिहाज से एक किडनी पेशेंट जब क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ आगे बढ़ता है तो उसको ना सिर्फ शारीरिक बल्कि एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से भी उसको बहुत तरह से तनाव झेलना पड़ता है। तो एक हम किडनी के मरीज को सब हम सामने देखते हैं तो उसको सिर्फ एक किडनी के मरीज के रूप में ना देखते हुए उसको एक समग्र रूप में इसको एक शारीरिक रूप से केवल ना देख के आर्थिक रूप से किस तरह से उसको आगे बढ़ना है, किस तरह से मानसिक रूप से वो मजबूत होकर आगे बढ़ना है और सामाजिक तौर पे वो किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है और इसमें एक डॉक्टर का रोल क्या होता है और इसमें वो खुद मरीज जो है किस तरह से अपने आप को डिजीज में काबू में रखने के लिए प्रयत्न कर सकता है। साथ में उनके जो प्रियजन हैं, जो फैमिली मेंबर्स है, उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, ये सब बारे में हम लोग आज के दिन डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हम लोग को प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किडनी डिजीज रिलेटेड। साथ में हमारे साथ आज मुख्य इस बात को हमारे साथ आप लोगों के आंसर्स करने के लिए हमारे साथ दो अतिथि हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर विशाल गोले से आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। ये रेमेडी क्लिनिक के डायरेक्टर है, शहर के मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट, और ये आप सबको आज किडनी डिजीज रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न है, डायलिसिस रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न है, ये इस बारे में आपको जानकारियाँ मुहैया कराएंगे। और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, जो कि इस हमारे रेमेडी क्लिनिक में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है। वो डॉक्टर साहब हमको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स के बारे में, जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव जो यूरोपैथी होते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स हुआ, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स हुआ और ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में आपको कोई भी अगर जानकारियाँ लेना है, कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और आज सबसे पहले मैं डॉक्टर गोले से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आज का जो वर्ल्ड किडनी डे का जो थीम है, लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज, इसके बारे में आप एक हाईलाइट कर दीजिए। क्या है ये, मैंने किस तरह से ये पालन किया जा रहा है। नमस्कार। जिस तरह से डॉक्टर खिलानाथ सर ने बताया कि आज वर्ल्ड किडनी डे है, आज के दिन सारे संसार में एक किडनी की बीमारी के बारे में एक जानकारी बढ़ाने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिकली किडनी डिजीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं, मतलब बहुत रैपिडली इंक्रीज होने वाला एक बीमारी है, जो कि एक क्रॉनिक डिजीज के ग्रुप में आता है और जो ज़्यादातर ठीक नहीं होते हैं। तो इसीलिए
जैसे ही किडनी डिजीज का मरीज सोसाइटी में ऐड होता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। एंड क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इसके दो मुख्य कारण हैं, तो जो कि हम सबको पता है कि डायबिटीज़ जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में है अभी विश्व में। सो नेचुरली फ्यूचर में बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो किडनी डिजीज से ग्रस्त होंगे और जो अभी हैं। तो हर साल किडनी डिजीज के किडनी डे के दिन कुछ ना कुछ थीम लेके एक इंटरनेशनल फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल का थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। सो बेसिकली एक किडनी डिजीज़ का पेशेंट जो कि लंबा सिरे से इलाज करते रहते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, स्पेशली फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल इश्यूज, क्योंकि ये एक एंड स्टेज डिजीज़ का ग्रुप में आता है। सो एवरीबडी फील्स कि ये एक एंड स्टेज डिजीज़ है। सो इससे बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और स्पेशली जो पेशेंट्स डायलिसिस में जाते हैं और या ट्रांसप्लांटेशन में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रीटमेंट जो है वो इंस्ट्रक्टिव होता है। जैसे डॉक्टर्स या जो टेक्नीशियंस इन्वॉल्व है वो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये करिए, वो मत करिए, ये खाइए, वो मत खाइए। पेशेंट लोग सिर्फ एक मूव स्पेक्टेटर होकर रह जाते हैं। सो इस साल ये थीम इसलिए मनाया गया है सो दैट पेशेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, किस तरह से अपनी बीमारी के साथ लड़े, किस तरह से आगे बढ़े, देयर आर वेज टू लिव, किस तरह से रिहेबिलिटेट हो सकते हैं किडनी के मरीज लोग, डायलिसिस पेशेंट, ट्रांसप्लांट पेशेंट लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपनी लाइफ जो है आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। तो इस सब चीज़ को लेके है सो दैट एक एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो अलॉन्ग विथ क्वांटिटी। सो बेसिकली वो थीम लेके इस साल ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, स्पेशली क्योंकि आजकल किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट ज़्यादातर बहुत सारे जगह में अभी अवेलेबल होना शुरू हो गया है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो पहले डायलिसिस के बारे में जानते भी नहीं थे या उनके एरियाज़ में डायलिसिस नहीं था, गवर्नमेंट के प्रयास से, प्राइवेट एंटरप्राइज के उससे काफ़ी सारे लोग इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, बट दे डू नॉट नो कि व्हाट टू डू आफ्टर दैट, वेदर दे कैन लिव प्रॉपर्ली और नॉट। सो बेसिकली वो है इस साल का थीम। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं डॉक्टर अभिषेक से पूछना चाहता हूं कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज है, जैसे कि रीनल स्टोन्स, किडनी के स्टोन्स है, पत्थरिया है और प्रोस्टेट है, ये सब के बारे में आप एक बार हाईलाइट कर दीजिए कि क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं। जी नमस्कार। जो यूरोलॉजिकल जो कॉजेज होते हैं किडनी फेलियर के, उनको हम ऑब्स्ट्रक्टिव, जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि एक है क्रोनिक किडनी डिजीज, इसके अपोजिट एक दूसरा है एक्यूट किडनी इंजरी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी एक तरह का एक्यूट किडनी इंजरी होता है। एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज में प्रॉब्लम में डिफरेंस ये है कि जो एक्यूट किडनी इंजरी है उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, वापस से किडनी को हम नॉर्मल कर सकते हैं, जबकि क्रोनिक किडनी डिजीज में इरिवर्सिबल डैमेज होता है। क्रोनिक किडनी डिजीज में आप लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस या फिर बेटर शुगर एंड बेटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके काफ़ी हद तक आप डिजीज को टाल सकते हैं, बट डिजीज को रोक नहीं सकते हैं। जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसका अगर सही समय पे सही ट्रीटमेंट लिया जाए तो जो किडनी में जो इंसल्ट हुआ है, किडनी में जो इंजरी हुआ है, उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, वापस किडनी को नॉर्मल कर सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है रीनल स्टोन। रीनल स्टोन किडनी में बनता है, वो स्टोन यूरेटर में आके फंस सकता है, वो स्टोन ब्लैडर के अंदर आ सकता है, वो स्टोन कभी कभी यूरिथ्रा वो ट्यूब है जो कि यूरिन को ब्लैडर से लेके बाहर की ओर थ्रो करता है, उसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो स्टोन्स कहीं भी हो सकते हैं, राइट फ्रॉम द किडनी टू द यूरेथ्रा। तो अगर सही समय पे अगर किडनी स्टोन्स, यूरेट्रिक स्टोन्स का ट्रीटमेंट किया जाए तो अगर उसकी वजह से जो बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन है उसको हम वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसके रिवर्स कर सकते हैं। दूसरे जो कॉजेज जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का सर ने बताया, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम। प्रोस्टेट का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एज के साथ होने वाला प्रॉब्लम है। एज के साथ प्रोस्टेट का साइज इनलार्ज होता है और वो यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो उसका भी अगर सही समय पे सही ट्रीटमेंट लिया जाए तो उससे किडनी फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। वैसे ही पेशेंट्स के किडनी खराब होते हैं प्रोस्टेट की वजह से, जिन्होंने काफ़ी टाइम तक अपने सिम्टम्स को सही डॉक्टर से परामर्श नहीं लिया हो, सही ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, या फिर कभी सर्जरी की सलाह दी गई हो और उन्होंने सर्जरी नहीं कराया हो, तो ऐसे प्रॉब्लम किडनी फेलियर में लैंड कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अभी हम लोग को क्वेश्चंस आना चालू हो गया है। एक महाशय पूछते हैं, मिस्टर चंदन पॉल, माय डॉटर एज इज 26, बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम हर यूरिन, इज इट एनी सिम्टम, व्हाट टू डू विथ हर? Okay. So I think so most commonly जो
यूरिन की स्मेल है, एवरीबडी थिंक्स दैट अ बैड स्मेल इन यूरिन इज अ साइन ऑफ किडनी डिजीज। एक हर बीमारी में, हर नेचुरल एक फिजियोलॉजी में एक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें कि एक नॉर्मल से लेके काफ़ी एक्सटेंड तक हम लोग उसको नॉर्मल मानते हैं। इफ देर इज अ चेंज इन द स्मेल ऑफ द यूरिन, सो दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। अगर रूटीनली आपका यूरिन स्मेल नहीं करता है और वन फाइन डे यूरिन स्मेल होना शुरू हो गया, और स्पेशली अगर उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, दैट इज बार बार यूरिन करने का प्रॉब्लम, या यूरिन करने के टाइम में जलन होना, या उसमें ब्लड दिखना, रेडिश कलर आना स्पेशली, अगर ये सब है और उसके साथ पेन एसोसिएटेड है, तो ये बहुत सारे डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है। उसमें मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो कॉमन सिम्टम होता है, स्पेशली लेडीज़ में, फीमेल्स में, जो लोग यंग है, जिनका स्पेशली पीरियड स्टार्ट होने का टाइम हुआ है, या जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स, दे डू नॉट नो हाउ टू कीप देयर हाइजीन वेल, उस समय यूजुअली यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है, सो हम लोग मानते हैं कि 2 साल में एक बार एटलीस्ट यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है फीमेल्स को। सो ऑलवेज बेटर रहेगा कि यू गो एंड विजिट योर पीडियाट्रिशियन और अ डॉक्टर और फिजिशियन और अ यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड गेट ट्रीटेड। सो ये क्यूरेबल डिजीज है। यस, मोस्टली फाउल स्मेलिंग जो होता है वो यूटीआई पेशेंट्स में खासकर होता है, और फीमेल्स में चूंकि स्टूल का जो एग्जिट है और जो यूरिन का जो यूरिथ्रा है, दोनों काफ़ी आसपास होते हैं, इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर हैविंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड उसमें फिर इनको यूरिन रूटीन या कल्चर करके देख लेना चाहिए। Okay. तो मैं अभी डॉक्टर गोली से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपको जो किडनी डिजीज है, जिस तरह से आप फेस कर रहे हैं, जिस तरह से आप पेशेंट मिल रहा है आपको, तो किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, और बच्चे में, और एक मिडिल एज में और ओल्ड एज में किस तरह का डिजीज प्रेवलेंट है? ओके, सो कॉमनली सोसाइटी में एक धारणा होता है कि किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज ये सारा ओल्ड एज डिसऑर्डर्स है। सो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एज 50-60 से ऊपर होगा तब जाके किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेनी टाइम्स वो लोग उस चीज़ को लेके अवेयर नहीं होता है, और दे डोंट कीप दिस थिंग इन माइंड। बट देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस जो कि वेरियस एजेस में होता है, इवन यंग एजेस में भी, स्पेशली अर्ली 20s 30s में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके एक डिजीज़ होता है, जो कि एक तरह का इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है किडनी का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन किडनी डिजीज में आता है, और किडनी फेलियर का रीजंस में से 3 या 4 नंबर में आता है। सो ये यूजुअली यंगर एज में होता है, और इसका एसोसिएटेड फाइंडिंग्स यूजुअली यूरिन एब्नॉर्मैलिटीज़, फूल जाना, पाँव फूल जाना, आँख फूल जाना, ब्लड प्रेशर होना, तो ये सब चीज़ें रहता है, और ये यंगर एज में होता है। इवन स्मॉलर एजेस में, जैसे कि जस्ट आफ्टर बर्थ और अर्ली इन्फेंसी में भी मेनी टाइम्स कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज, जो डिलीवरी के, जो जन्म के टाइम में जो बीमारी लेके आते हैं पेट से, उन चीज़ों को लेके भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। मेनी ऑफ दिस डिजीजेस आर क्यूरेबल इन टाइम। इवन कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स भी, जैसे आप डॉक्टर साहब भी बताएंगे, मेनी ऑफ द कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स अगर टाइम में डिटेक्ट किया जाए तो मेनी ऑफ देम कैन बी रिवर्स्ड, और उससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर वगैरह प्रिवेंट किया जा सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किडनी डिजीज यंगर एज में नहीं होता है या ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेवलेंट है बिकॉज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर डिजीजेस ऑफ द एल्डरली, सो दैट्स व्हाई मोर ऑफ ओल्ड एज पीपल हैव दिस प्रॉब्लम्स। और किडनी डिजीज इवन कॉन्जेनिटल बाय बर्थ भी होते हैं, जैसे कि बच्चों में जो डेवलपमेंटल एनॉमलीज की वजह से पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो बाय बर्थ होता है। हाँ, एक रुकावट वाली बीमारी है जिसकी वजह से किडनी स्वेलिंग हो जाता है, और किडनी अगर सही समय पे उसका सर्जरी ना किया जाए तो वो किडनी खराब भी हो जाती है। या फिर दूसरा जो बीमारी है जो बहुत कॉमन है बच्चों में, वेसाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स। नॉर्मली ब्लैडर से जो यूरिन है वो बाहर जाना चाहिए, कभी कभी ये रिफ्लक्स होकर ऊपर किडनी की ओर जाता है, और वो प्रेशर की वजह से किडनी धीरे धीरे स्कारिंग होने लगता है, खराब होता है। एक जो कॉमन बीमारी है जो बच्चों में बाय बर्थ होती है, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। एक बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जिसका अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे चल के बच्चे को किडनी के प्रॉब्लम होते हैं। और एक हमारे श्रोता है मंजुश्री तामांग, शी इज आस्किंग, आई वुड लाइक टू नो द प्रोग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन किड्स। मोस्ट ऑफ द रिसर्च इंडिकेट्स इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, सो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ किडनी डिजीज, जिसमें कि किडनी से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोटीन लीकेज होता है। तो किडनीज में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जिसको हम लोग ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। सो ये बेसिकली चाय का छलनी जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। सो यूरिन वहाँ से क्रिएट होता है, वंस वो फिल्टर्स थोड़ा सा लीकी होता है उस समय यूरिन निकलता है, जिसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। और ये यंगर एज में ज़्यादा पाया जाता है, ओल्डर एज में भी होता है।
यंगर एज में 95 to 97% पेशेंट्स को यूजुअली एक ही टाइप का बीमारियाँ होते हैं जिसको हम लोग मिनिमल चेंज डिजीज बोलते हैं, जो कि जब पेशेंट फूलता है तब काफ़ी भयानक दिखता है, बट उसका लॉन्ग टर्म इतना कुछ खराब मतलब आउटकम्स नहीं होता है अनटिल अनलेस आप उसको ठीक तरह से ट्रीटमेंट करें और टाइमली उसको ट्रीटमेंट करें। और ये बीमारी में एक ही सबसे बड़ा इशू रहता है कि ये रिलैप्सिंग डिजीज़ है, ये बार बार होता रहेगा और विथ एज ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। एंड एज फार एज जो दूसरा एस्पेक्ट है क्वेश्चन का, वो इम्यून डिजीज होने का, ये मल्टीफैक्टोरियल कॉज होता है इसका। एग्जैक्टली दीज आर ऑल बेसिकली इम्यून बेस्ड डिसऑर्डर्स। इवेंचुअली है तो इम्यून मॉड्यूलेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी से लेके एनवायरमेंटल एक्सपोजर से लेके जेनेटिक डिसऑर्डर से लेके देयर आर होल लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम जिसमें कि ये डिजीज होता है। और एक पर्टिकुलर कॉज अनटिल अनलेस ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जो कि देयर आर डिजीजेस इन विच मतलब हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होता है, वो उसको छोड़ के बाकी मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज होते हैं। और एक क्वेश्चन से, वन ऑफ माय रिलेटिव इज सफरिंग फ्रॉम ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, प्रवीण सिंह जी। एक्चुअली ब्लैडर आउटलेट, व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ सर्जिकल रेमेडी, डॉक्टर अभिषेक? ओके, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो है मोस्टली अगर ओल्ड एज में देखा जाए तो ज़्यादातर ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से होता है। यंग एज में भी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, ब्लैडर नेक हाई है या तो उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मोस्टली ये प्रोस्टेट की वजह से होता है। और प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के लिए अगर सिम्टम्स इनिशियली अगर कम है तो हम मेडिसिन से इसको कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उसके लिए सर्जिकल रेमेडीज में जाने चाहिए। सर्जिकल रेमेडीज के लिए जो है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो है TURP, उसमें ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं इंडोस्कोपिक मेथड से, बिना किसी चीरे के बिना किसी घाव के वो ऑपरेशन कर दिया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें है लेजर विधि से प्रोस्टेट को हम डिसेक्ट कर देते हैं और जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है उसको निकाल देते हैं और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ठीक हो जाता है। मिस सायरा बानो पूछते हैं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट ना किडनी प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड? ओके, ये एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज किडनी डिजीज इनिशियल स्टेजेस में किडनी डिजीज का ज़्यादा कोई सिम्टम होता नहीं है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज द बैड पार्ट ऑफ दिस डिजीज। सो अनटिल अनलेस किडनी फंक्शन एक लेवल के बियॉन्ड नहीं जाता है तब तक फिजिकल मैनिफेस्टेशन इतना कॉमनली होता नहीं है। और यूजुअली हम लोग का डेवलपिंग कंट्रीज में मेनी टाइम्स स्मॉल प्रॉब्लम्स लाइक फॉर एग्जांपल बॉडी एक्स, अनएक्सप्लेन बॉडी एक्स, या शाम के टाइम में थोड़ा पाँव फूल जाना, या खाना पीना का रुचि कम होना, लो ग्रेड फीवरिश फीलिंग लगना, वीकनेस लगना, इसको हम लोग नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में इसको अपने साथ लेके चलते हैं। वी थिंक दैट दीज आर नॉर्मल थिंग्स, बट दीज आर द इंसिपिएंट सिम्टम्स which points to presence of renal involvement. And if you have risk factors like for example diabetes है, hypertension है, आप ओल्ड एज में जा रहे हैं, आप ओबीस हैं, या आपका फैमिली में सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है किडनी डिजीज का, सो स्क्रीनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे इन विच वी कैन फाइंड आउट कि अर्ली ऑनसेट डिजीज है कि नहीं है उनको। और अगर सही टाइम पे डिटेक्ट किया जाए तो काफ़ी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसको हम प्रोग्रेशन को काफ़ी रोक सकते हैं, काफ़ी टाइम तक हम डायलिसिस से भी बच सकते हैं। डॉक्टर विशाल गोले से मैं पूछना चाहता हूँ, डायलिसिस में जो पेशेंट जाता है उनका मेन जो कारण क्या क्या होता है, किस वजह से पेशेंट जब कौन सा स्टेज पे जाता है तो उसके बाद से उसको डायलिसिस करना ही पड़ता है या डायलिसिस में जाता है पेशेंट? ओके, सो यूजुअली डायलिसिस जो है वो होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स के लिए। एक्यूट रीनल फेलियर करके भी एक दूसरा डिजीज है जिसमें डायलिसिस होता है, वो कम्युनिटी में होता है, वो कम्युनिटी में नहीं होता है, वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट में होता है, सो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज को हम लोग वेरियस स्टेजेस में बांटते हैं, स्टेज 1 2 3 4 5, और वो बेसिकली क्रिएटिनिन से लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, GFR, जो कि इवन कॉमन मैन भी अपना iPad या फ़ोन में डाउनलोड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ क्रिएटिनिन और अपना एज डालना होता है, वेरी सिंपल। सो वंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 10 और 15 से नीचे जाता है तो उसको हम लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं। सो वंस पीपल विद एंड स्टेज डिजीज, जब उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है, और ये फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं खाना एकदम नहीं खाने वाला, वॉमिटिंग, यूरिन बंद हो जाना, या ब्रेन में एब्नॉर्मैलिटीज होना, स्लीप प्रॉब्लम्स होना, उल्टा पुल्टा बोलने लग जाना, और एकदम वीक हो जाना, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ना, एक्सेसिव इचिंग होना जो कि दवाई से ठीक नहीं होता है। सो उस केसेस में हम लोग उनको डायलिसिस इनिशिएट करते हैं, क्योंकि उस समय
उनका किडनी फंक्शन है वो क्रिटिकली लो होता है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। डॉक्टर अभिषेक से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है, जो उसका सिम्टम्स क्या क्या होता है, जो आदमी को ऐसे पता चले कि ओके मेरे को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और रीजन के लिए, उसमें लिख दिया कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, फिर दिखाने आते हैं। तो सिर्फ एक प्रोस्टेट का बढ़ना एक बीमारी नहीं होती है, क्योंकि प्रोस्टेट का बढ़ना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे एज के साथ हेयर का ग्रेइंग होता है, बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में रिंकल्स आता है, कैटरेक्ट डेवलप करता है, वैसे ही एक प्रोस्टेट का भी साइज बढ़ता है। तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ने के साथ साथ अगर सिम्टम आ रहा है तो ही उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहली बार सिम्टम्स में जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को रात में बार बार जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो फिर दिन में भी उनको बार बार पास करना होता है यूरिन। कभी कभी यूरिन पास करने की अर्जेंसी होती है, जैसे यूरिन आया पेशेंट को जल्दी से वॉशरूम जाना पड़ता है। कई पेशेंट का तो वॉशरूम जाते जाते उनका यूरिन भी लीक होता है। जो ऐसे वाले सिम्टम्स हैं उनको हम बोलते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स या स्टोरेज सिम्टम्स। अगर प्रोस्टेट के साइज बढ़ने की मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका यूरिन का फ्लो जो है वो पुअर है, यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, उनको यूरिन में स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है। जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो यूरिन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसको हम हेजिटेंसी बोलते हैं। कभी कभी यूरिन आता है फिर रुक जाता है, फिर आता है फिर रुक जाता है, उसको हम इंटरमिटेंसी बोलते हैं। और कई पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब यूरिन पास करने के बाद ऐसा लगता है कि यूरिन क्लियर नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि कुछ यूरिन अभी भी अंदर है। और कई पेशेंट्स यूरिन पास करने के बाद भी कुछ ड्रॉप्स यूरिन, उनका जो अंडर गारमेंट्स होता है वो गीला हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट बढ़ने के हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर माय फादर ने एक ऊपर क्वेश्चन मिस कर दिया। कैन अ पर्सन विद ऑन पीडी एक क्वेश्चन can a person who is undergoing PD be administered COVID vaccine? Are there any complications for this type of patients? आई थिंक ये प्रोबेबली अभी करंट सिनेरियो में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट फेस कर रहे हैं। सी द थिंग इज दैट सभी जो वैक्सीन है दे आर सपोज टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स, एंड अनटिल अनलेस यू डोंट फील द इफेक्ट्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज तो क्रिएट होगा नहीं। So it is natural for people to have low-grade fever and feel a little bit tired after vaccination for a few days. Some of them can also have more severe reactions. So, but the thing is that you have to look at the overall picture. Since we are dealing with a pandemic, so the concept of herd immunity will come only if majority of the people are vaccinated and protected against the COVID. So do not believe in all the rumors that are going on. It's a very safe vaccine because it is governed by a body which is very strict in terms of vaccine. People do not play games with vaccine. That is the thing that has been there. Yes. If there has been any mortality or any severe reactions, the company who produces this vaccine will stop it immediately. So please go and take your vaccines, regardless of whatever age you are or whatever disease you have, until and unless the government has given specific recommendations not to be given in certain diseases. Right. Obviously, kidney disease people have been given priority over other disorders. So जिनको डायलिसिस हो रहा है, जिनको ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, जिनको ऑर्गन फेलियर है, जो लिस्ट दिया गया है गवर्नमेंट से उसमें तो उनका नाम नंबर 1 में है कि उनको पहले लेना चाहिए। सो प्लीज गो एंड टेक योर वैक्सीन, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Doctor, my father's creatinine level is 3. Your suggestion is highly needed. Thank you. Nirmala Khanal. Okay, so a creatinine of 3 will probably place your CKD at around stage 4, I think so. So we'll have to calculate and see. Anyways, जब स्टेज 4 में पेशेंट्स होते हैं उस समय यू विल हैव प्रॉब्लम्स। योर हीमोग्लोबिन विल गो डाउन, आपको बोन डिसऑर्डर्स होगा, कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया होगा, एपिटाइट लॉस होगा हीमोग्लोबिन फॉल होने की वजह से। इफ हीमोग्लोबिन इज लो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू आर ओल्ड, यू विल हैव एक्सर्बेशन ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स। So at this point in time you have to seek help. You go to a nephrologist, get yourself thoroughly evaluated. We can start drugs which can slow down your disease progression, and if you have complications we can treat those complications, and उसकी वजह से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉन्जिटिविटी ये सब इंक्रीज होगा और इवन किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन भी स्लो डाउन होगा। Okay. Mr. Mani Kumar Subba,
ये लिख रहे हैं कि आई एम डायग्नोज्ड विथ 2 renal calculi measuring 7 mm and 9 mm located at right kidney. Further, I have history of stone removal at the same kidney 10 years back through PCNL. So I want to know the best way to remove these stones. जी इनका ये रेकरेंट स्टोन है। रेकरेंट स्टोन का होना भी काफ़ी कॉमन है। जिन लोगों को स्टोन बनता है उसमें से ऐसा देखा है कि 50% पेशेंट्स को दोबारा स्टोन बनता है। अच्छा। तो इनका स्टोन का साइज 7 mm एंड 9 mm है। तो देखा जाए तो ये भी बड़ा ही स्टोन है। तो इसको निकालने का जो बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन है। एक तो है जिसको हम RIRS लेजर सर्जरी कहते हैं। इसमें बिना किसी चीरे के, बिना किसी होल के यूरिन का जो नॉर्मल पैसेज है वहाँ से जाके हम स्टोन को लेजर से, हॉल्मियम लेजर होता है उससे डस्ट कर देते हैं। दूसरा जो मेथड है उसको हम मिनी PCNL कहते हैं, क्योंकि छोटे स्टोन्स हैं। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड जो PCNL होता है जो इनका हुआ है पहले, तो उसमें 1 सेंटीमीटर के आसपास एक छोटा सा होल बनाते हैं, 1 to 1.5 सेंटीमीटर। मिनी PCNL में काफ़ी छोटा होल होता है ना, 5 mm के जैसा कुछ होता है होल, और वहाँ से हम किडनी में एक्सेस करके इनके स्टोन्स को निकाल सकते हैं। Fine. Mr. Sagar Ghosh, ये लिखते हैं, a patient have multiple incident of recurrent kidney stones issue. My question is that, is there any chances of renal failure in future? ये अगर बार बार स्टोन्स बन रहे हैं और अगर स्पेशली अगर स्टोन अगर यूरेटर में है और किडनी के अंदर स्वेलिंग है, तो उस स्वेलिंग को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अगर यूरेटर का भी स्वेलिंग आ जाता है उसको हम यूरेट्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स हैं, मतलब ऐसा स्टोन जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किडनी को, रुकावट पैदा कर रहा है यूरिन के पैसेज को, तो ऐसे स्टोन्स, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं दे आर मोर प्रोन फॉर फर्दर रीनल फेलियर। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन्स हैं, तो उसका जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर गोले से मैं पूछना चाहता हूँ कि कई सारे पेशेंट हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस को ऑप्ट करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इन कंपेरिजन टू हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है और किस तरह से पेशेंट इसको ऑप्ट कर सकता है? ओके, सो जो डायलिसिस एज सच जो टर्म होता है वो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ पर्टिकुलर फिजिक्स। सो वो फिजिक्स तो ज़्यादा डिटेल में जाने का आवश्यकता नहीं है। सो इस 2 तरीके के डायलिसिस होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस, जो कि हम लोग हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाके ब्लड प्यूरिफाइंग एक मशीन होता है जिसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्लड जाके वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो ह्यूमन बीइंग का बॉडी के अंदर में सर्कुलेट करके जाते हैं, और ये 4 घंटे के आसपास होते हैं और हफ्ते में 2 बार करके हॉस्पिटल में किया जाता है। दूसरा टाइप का डायलिसिस होता है जिसको हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, जिसको कॉमन पार्लेंस में होम डायलिसिस भी बोला जाता है। सो ये बेसिकली एक पेरिटोनियम होता है जो हम लोग का इंटेस्टाइन्स, लिवर और इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने का एक परत होता है बॉडी में, और उसके अंदर में एक एम्प्टी स्पेस होता है एब्डोमेन में, जिसमें हम लोग एक पाइप के द्वारा फ्लूइड डालते हैं, स्पेशल फ्लूइड, जो कि वहाँ पे काफ़ी देर तक रहता है, और वो परत के थ्रू धीरे धीरे करके प्यूरिफाइंग होके वो वेस्ट प्रोडक्ट्स उस फ्लूइड में एक्यूमुलेट होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उस फ्लूइड में इंक्रीज होता है, और आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसको हम निकाल के फेंकते हैं, और ये प्रोसेस दिन में 2 या 3 बार 4 बार तक हम लोग रिपीट करते हैं। अब ये 2 टाइप का डायलिसिस में देयर आर फ्यू प्लस एंड फ्यू माइनस पॉइंट्स। अब हीमोडायलिसिस में एक प्लस पॉइंट है कि सारा ट्रीटमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रेन इंस्टीट्यूट के ऊपर डाला जाता है, और पेशेंट्स आर इन कांस्टेंट टच विद द डॉक्टर, एंड जो लोग का घर में उनको केयर करने का लोग नहीं है तो वो लोग हीमोडायलिसिस को ऑप्ट कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस के स्पेसिफिक फायदे ये है कि आप अपने घर में बैठ के डायलिसिस कर सकते हैं, और इसका क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ विच प्लेस ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर इन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस कि आप इवन दूर दराज के एरिया जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे भी आपका डायलिसिस उसी तरह से होगा जो कि एक मेट्रो सिटी में बैठा हुआ पेशेंट करेगा, एंड आपको हॉस्पिटल जाना नहीं है, आप घर में रह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, मीन्स आप एम्बुलेट हो सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप पानी लगाइए, अपना काम कीजिए, सही समय में आप जाके उसको चेंज कीजिए। सो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट का जो इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है, और मोटिवेटेड पेशेंट्स जो अपना खुद का केयर करना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ कि उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस मच बेटर ऑप्शन है, क्योंकि दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, एंड मल्टीपल स्टडीज टेल दैट द कंपैरिजन बिटवीन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। उसमें आउटकम्स, कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ स्पैन सब कुछ सिमिलर होता है। सो लॉजिस्टिकली एंड अपना चॉइस के हिसाब से चॉइस कीजिए। इफ यू आर फ्रॉम अ वेरी फार फ्लंग एरिया
there is no change to disrupt your whole life and stay in a town and do dialysis. You opt for peritoneal dialysis, stay at home, but you have to take care कि आप periodically अपने डॉक्टर को दिखाएं या जो भी टेक्नीशियंस है उनको कांटेक्ट में रहे, so that प्रॉब्लम होने से उसको करेक्ट टाइम में उसको समाधान किया जा सके. ऊपर कुछ सर, बेस्ट वे टू प्रिवेंट किडनी स्टोन्स. देखिए, बेस्ट वे तो प्रिवेंट करने के लिए किडनी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ज़्यादा पानी पीना. अभी क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब पानी कितना पीना है. तो पानी इतना पीना है कि आपका यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट 2 to 2.5 लीटर हो. तो जैसे कि एक आदमी जो हिली एरियाज में रह रहा है, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे स्वेटिंग कम हो रहा है, तो उसका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है. तो वो 1.5-2 लीटर भी अगर यूरिन पिएगा, अगर वाटर इनटेक करेगा, तो दैट इज़ एनफ फॉर हिम. लेकिन एक आदमी जो अगर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो उनको वाटर जो इनटेक है उसको बढ़ा के रखना है. 3 लीटर 4 लीटर ऐसे रखना है, ताकि उनका जो यूरिन वो डाइल्यूट हो, सेचुरेशन सुपर सेचुरेशन ना हो और स्टोन्स बार बार फॉर्म ना हो. दूसरा है कि अगर जिन लोगों को एक बार स्टोन हो चुका है, अगर उनको पता है कि मेरा स्टोन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या था, जो कि हम लोग कई बार स्टोन निकालने के बाद उसका एक केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो स्टोन्स कई तरह के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, एक स्ट्रोवाइड स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन होता है. तो अगर आपको पता है कि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन्स था, तो ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स को आप अवॉइड कर सकते हैं. ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड जो होते हैं ज़्यादातर आप, जैसे कि स्पिनच होता है, ड्राई फ्रूट्स होता है, नट्स होते हैं, तो ऐसे फूड्स को आप अवॉइड कर सकते हैं. जिन लोगों को पता है कि कैल्शियम फॉस्फेट का अगर स्टोन्स था, तो उनको एनिमल प्रोटीन कम लेना है. वैसे यूरिक एसिड स्टोन में भी एनिमल प्रोटीन कम लेना है, प्लांट प्रोटीन वो ले सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो बार बार स्टोन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है, उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं. लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एडिक्वेट वाटर इनटेक. क्वेश्चंस कुछ. डू आई हैव हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अदर डिसऑर्डर दैट मे वर्सन माय किडनी फेलियर? अब ये ओके, आई थिंक इसका मतलब है कि मुझे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, देयर आर अदर डिसऑर्डर्स दैट कैन वर्सन इट. यस, ऑफ कोर्स. यस. तो अगर अपने पास डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, वो तो मोस्ट कॉमन रीजंस होता है रीनल फेलियर का. सो इफ यू ऑलरेडी हैव सीकेटी, जिसके हाइपरटेंशन और डायबिटीज की वजह से, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होते हैं जिससे आपका डिजीज प्रोग्रेशन फास्टर हो सकता है. तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इस तरह की ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, स्टोन डिसऑर्डर्स, ऐसा जरूरी नहीं कि हाइपरटेंशन डायबिटीज पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा. सो एनी डिजीज, एनी पेशेंट का अगर किडनी प्रॉब्लम अचानक अगर बढ़ गया है, तो ये कॉमन रीजन है जो हम लोग को रूल आउट करना पड़ता है. और इसके अलावा पेन किलर यूज. सो टेकिंग पेन किलर्स इन अ नॉर्मल किडनी, उसके लिए आपको बहुत सारा पेन किलर खाना पड़ेगा किडनी फेलियर के लिए. बट अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज है, जैसे आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज काफ़ी हद तक डिटोरेट हो चुका है, टेकिंग पेन किलर्स इज डेंजरस, बिकॉज उसमें सडनली एक्यूट किडनी फेलियर होने का रिस्क रहता है और सडनली किडनी शटडाउन में भी जा सकता है. टेकिंग लॉट ऑफ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स एंड होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसमें हेवी मेटल्स है, स्पेशली ओरिएंटल मेडिसिन जिसमें होता है, बहुत सारी चीज़ों से किडनी फंक्शन डिटोरेट हो सकता है. सीवियर डिहाइड्रेशन अगर आपको हो गया, नॉट टेकिंग एडिक्वेट फ्लूइड्स, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि किडनी पेशेंट्स लोगों को पानी कम करना चाहिए. ऐसा नहीं, आप यू शुड बी वेल हाइड्रेटेड, नॉट ओवर हाइड्रेटेड एंड नॉट अंडर हाइड्रेटेड. अगर आप पानी कम पी रहे हैं, और स्पेशली कुछ दवाई होते हैं जिससे शरीर से पानी निकाला जाता है, जिसको हम लोग डायरेटिक्स बोलते हैं. अगर आप डायरेटिक्स भी खा रहे हैं और आप डिहाइड्रेटेड हो गए, स्पेशली डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो सडनली आपका किडनी फेलियर बढ़ सकता है. सो ये कुछ सिनेरियोज है जिसमें डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसको ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम है, उनको ये डिजीज की वजह से वर्सनिंग रैपिडली हो सकता है. पुष्पराज ढकाल. Regularly my renal is forming stone and already I have removed ureter stone 2 times. My age is now 40 and how long there will be chances of forming another stone होगा? Is it depend upon age factor? नहीं, एज का कोई फैक्टर नहीं है. कुछ लोगों में बार बार स्टोन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप डाइटरी और वाटर इनटेक पे अगर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो काफ़ी हद तक आप स्टोन फॉर्मेशन को रोक सकते हैं. बिल्कुल तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उसको आप कम कर सकते हैं. तो अगर इनका पहले जो स्टोन हुआ था, अगर वो स्टोन एनालिसिस हुआ हो तो वो, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग डाइटरी एडजस्टमेंट करके, एडिक्वेट वाटर इनटेक करके आप काफ़ी हद तक स्टोन से बार बार बच सकते हैं. और एक क्वेश्चन है, इफ एल्बुमिन एंड प्रोटीन लीकेज फ्रॉम द यूरिन
Is this the cause of CKD or is it nephrotic syndrome? ओके सो प्रोटीन लीकेज जो होता है वो बेसिकली मैं अपने पेशेंट्स को एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता रहता हूँ जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में इक्वेट कर सकते हैं कि वाल में क्रैक होने जैसे. सो एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज इन द किडनी इज जस्ट लाइक हैविंग अ क्रैक्स इन द वॉल. सो जिसमें कि इधर का एयर उधर इधर का सामान उधर जाने का एक टेंडेंसी रहता है. सो having a leakage of protein is a sign of kidney disease. It does not signify whether you have CKD or nephrotic syndrome. एक लेवल के बियॉन्ड अगर लीकेज हो रहा है उसको हम लोग नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनियूरिया बोलते हैं, जिसमें कि वो रेंज जो है वो नेफ्रोटिक रेंज में है. अब अलॉन्ग विद नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनियूरिया अगर आपको स्वेलिंग है, आपका एल्बुमिन लेवल एक लेवल से नीचे चला गया है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया है, आपको यूरिन में लिपिड्स लीकेज शुरू हो गया, तो ये सब चीज़ों को मिला के एक सिंड्रोम बनता है जिसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं. सो there is something called nephrotic syndrome, there is something called nephrotic range proteinuria, and there is something called proteinuria. But proteinuria beyond a certain level, जो कि normal जो यूरिन एसी रेशियो बोलते हैं, वो normally 30 से नीचे होना चाहिए. So 30 से ऊपर जो है उसको हम लोग proteinuria बोलते हैं. And having a proteinuria means there is some sort of problem which could range from simple hypertensive induced kidney damage to nephrotic range proteinuria to nephrotic syndrome. मिस्टर सागर घोष पूछते हैं व्हाट आर किडनी कैंसर्स सिम्टम्स एंड साइंस. देखिए किडनी कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं कई बार वो भी वेग सिम्टम्स की तरह आता है. जैसा कि सर ने बताया कि सीकेडी के सिम्टम्स भी कई बार वेग सिम्टम्स लेके आता है, वैसे ही किडनी में अगर कैंसर हो रहा है तो वो भी एक वेग सिम्टम्स लेके आता है. कई बार पेशेंट कोई और प्रॉब्लम के लिए अल्ट्रासाउंड कराया और पता चला कि किडनी के अंदर एक मास है, इसलिए किडनी ट्यूमर को हम रेडियोलॉजिस्ट ट्यूमर भी बोलते हैं. तो कई बार इंसिडेंटली रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोज करते हैं कि किडनी में कुछ मास है. या फिर इसको हम इंटर्निस्ट ट्यूमर भी बोलते हैं. मतलब इंटरनल में जो जनरल फिजिशियन होते हैं उनके पास पेशेंट वेग सिम्टम्स लेके गया, वही लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस ऐसे करके गया, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि किडनी में कुछ ट्यूमर है. तो इनिशियली तो कोई सिम्टम्स ऐसे वेग टाइप का लेके आता है, लेकिन पार्टिकुलर सिम्टम्स भी कभी कभी हो सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर राइट साइड का किडनी का ट्यूमर है तो राइट साइड में पेन हो सकता है, लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड में किडनी की जगह पे पेन हो सकता है, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है. तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी कैंसर. डॉक्टर विशाल गोले से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास कई तरह के पेशेंट्स आते हैं, जैसे अब एक क्रोनिक किडनी सीकेडी का जो पेशेंट है जो ऑलरेडी डायलिसिस कर रहा है, वो अपने आप को किस तरह से मजबूत बनाए कि वो फील करे कि जो डिजीज़ है जो ये है वो उसके मुट्ठी में है, वो किस तरह से वो अपने आप को जो एक रोल प्ले करके आगे बढ़ सकता है. इसमें परिजन जो अपने फैमिली मेम्बर्स है उसका क्या रोल रह सकता है, किस तरह का सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए. इसमें तो बड़े सारे फिलोसॉफिकल इश्यूज आएंगे और उसमें आई थिंक बेसिक चीज़ है कि कोई भी एक ट्रॉमा होने के बाद देयर आर फेजेस ऑफ ट्रॉमा, और उसमें से एक फेज आता है जिसको हम लोग डिनायल बोलते हैं. सो डिनायल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किलर्स ऑफ अ पेशेंट ऑन हु इज हैविंग एडवांस किडनी फेलियर हु आर गोइंग टू डायलिसिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे शुड अंडरस्टैंड दैट देयर किडनीज आर नॉट वर्किंग and it is a terminal disease. If you do not treat a patient who has advanced kidney failure and you do not accept the fact that you have renal failure, so it leads to death because it's a terminal disease. Once आप ये accept करेंगे, then we can discuss about the various options. So various options that we have already discussed. One of the most important one, the common one, is dialysis. There is one more better option which is known as transplantation. So it is seen that a patient on transplantation अगर successfully transplant हो जाए तो आपका लाइफ स्पैन जो है वो 10, 15, 20, 25 years तक एक्सटेंड हो सकता है. एंड टैंडम ट्रांसप्लांट्स होता है in countries where transplantation are done properly. People have lived from very low age. They have finished off their transplanted organ. They have got transplanted once more and lived another 10 to 15 years and managed to live an almost normal life. And एक डायलिसिस में जाने वाले पेशेंट लोग के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक साहस देने का चीज़ है कि द फर्स्ट पर्सन टू अंडरगो डायलिसिस प्रोफेशनली, वो आदमी ऑलमोस्ट 35 years तक डायलिसिस में सर्वाइव किया. एंड ड्यूरिंग डायलिसिस ही बिकेम अ डॉक्टर. वो जाके MD किया उसने एंड ही डाइड जस्ट फ्यू years बैक. So that is the success of dialysis, and you should not think that once your renal kidneys have failed, you are going to die immediately. It's not like that. And
after that comes the things about philosophy and all those things. So I think these people should dwell on the fact that they have a life now and how to lead that life better on a daily basis, not thinking about too much into the future. And there are a lot of things which people have to do in their life which will be curtailed if they do not start their treatment. So since they have time, now they can start thinking about doing things which they actually want to do in life. So probably that is one of the ways in which they can increase the acceptance and they can carry on with their life. And people on dialysis can lead a normal life. वो लोग काम कर सकते हैं. They can earn for their family. They can earn for themselves. They can lead a normal, healthy sexual life as well. Dialysis patients who are young can still become parents. They can still conceive. They can still have babies. There are a lot of problems, but still that is possible. So I think it's not a hopeless situation. Yes. So राह खुला है, जीना है, जीना पड़ेगा और ये मान के लेना पड़ेगा कि किडनी डिजीज को लेके भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण अच्छी तरह से अपना लाइफ को जी सकते हैं. और एक क्वेश्चन से सुजन विश्वास का, सर व्हाट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड एनी सिम्टम्स? जी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है कई बार, जिसमें एक फैमिली ये बीमारी चलती है. ऐसे पेशेंट्स को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है. उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है. ब्लड प्रेशर की दवाई यंग एज में स्टार्ट हो जाती है ना. उसके बाद ऐसे पेशेंट्स को बार बार यूरिन में ब्लड आ सकता है. किडनी में पेन हो सकता है ना. किडनी में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है. ऐसे किडनी दे आर मोर प्रोन फॉर स्टोन फॉर्मेशन. स्टोन्स भी बार बार बन सकता है. तो अगर सही टाइम पे अगर पॉलीसिस्टिक किडनी का अगर डायग्नोसिस हो गया तो जो क्रॉनिक स्टेज है उसको हम काफ़ी टाइम तक टाल सकते हैं. और अगर घर में किसी को, एक आदमी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का प्रॉब्लम है तो उनके ब्रदर्स को भी और उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनको भी चेक कर हम लोग करते हैं, स्क्रीन करते हैं कि ये बीमारी उनमें भी तो साइलेंटली तो नहीं चल रही है. और एक क्वेश्चन है हमारे साथ, वाइट लेयर इन यूरिन प्रेजेंट, इज इट मीन्स एनी किडनी डिजीज और नीड एनी किडनी एनालिसिस? एंड फीट स्वेलिंग इज आल्सो प्रेजेंट. वाइट लेयर इन यूरिन, इज इट मीन्स एनी किडनी डिजीज और नीड एनी किडनी एनालिसिस? वाइट लेयर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इसको हम रिलेटेड टू एल्बुमिन, टर्बिड यूरिन बोल सकते हैं. टर्बिड यूरिन मतलब कि यूरिन जो गंदा यूरिन है, कई बार फॉस्फेटूरिया की वजह से टर्बिड यूरिन आता है. कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसे गंदे यूरिन आते हैं. तो यूरिन एनालिसिस करके देख लेना चाहिए कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या नहीं. और एक चीज लिखा है कि फीट स्वेलिंग आल्सो. फीट स्वेलिंग है तो इट इज अगेन अ साइन ऑफ किडनी प्रॉब्लम. तो एक प्रॉपर इवेल्युएशन जरूरी है, दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किडनी से आपका जो है यूरिन से जो एल्बुमिन है वो जा रहा है, प्रोटीन जा सकता हो सकता है. व्हाइट लेयर सिंस हम लोग अभी डोअर्स एरिया में है, जो एक और कॉमन डिजीज इस एरिया में होता है जिसको हम लोग काइल्यूरिया कहते हैं. तो अगर आपका यूरिन बिल्कुल मिल्क की तरह है, यूरिन, दूध की तरह, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग यूरिन या मतलब रिच खाना खाने के बाद, पार्टी करने के बाद नेक्स्ट दिन जाके देख रहे हैं कि यूरिन बिल्कुल मिल्क की तरह हो गया. सो ये काइल्यूरिया जो है वो मॉस्किटो बाइट रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, फाइलेरियासिस में होता है, तो उसके वजह से भी मिल्क यूरिन हो सकता है. उसमें भी प्रोटीन लीकेज होता है. दे आर बिकम मैलनरिश्ड. पाँव फूलना उससे भी होता है. तो इन एनी केस आपको एक बार जाके इवैल्यूएट तो करना चाहिए. ओके. If any patient already in dialysis and is there any specific time for kidney transplant or they can transplant kidney anytime? Okay. So ट्रांसप्लांटेशन के लिए देर आर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं. सो डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि एक होगा उसके बाद ही दूसरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो समटाइम्स ट्रांसप्लांटेशन आप डायलिसिस से पहले भी कर सकते हैं अगर आपको पहले से पता है और आप फॉलोअप में कर रहे हो, जिसको हम लोग अगेन प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं. और कई बार लोग बहुत दिन तक डायलिसिस करते हैं, उन लोगों को डोनर्स मिलता नहीं है. इवेंचुअली दे गेट अ डोनर एंड देन दे कैन गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन. अब देयर इज एन एज लिमिट बियॉन्ड विच ट्रांसप्लांटेशन इज मेनी टाइम्स नॉट अलाउड. मेनी ऑफ द सेंटर्स जो इंडिया में है अराउंड अबाउट 60 to 65 के बियॉन्ड यूजुअली ट्रांसप्लांटेशन अलाउ नहीं करते हैं. बट अगेन वो सब डिपेंड करता है आपके हेल्थ पे, आपका सर्वाइवल, आपका कितना रोबस्ट हेल्थ है, हाउ मच वी कैन एंटिसिपेट यू टू सर्वाइव. बिकॉज इसमें एक नॉर्मल आदमी का किडनी निकाल के बीमारी के ऊपर डाला जाता है. बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते हैं जिसमें हम लोग उन्हीं लोगों को ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें कि एक ऐसा डिजीज नहीं है जिससे उनका लाइफ स्पैन शॉर्टन हो जाएगा.
सो अगर एडवांस हार्ट डिजीज है, एडवांस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, तो ऑब्वियसली उन पेशेंट्स में तो ट्रांसप्लांटेशन अलाउ नहीं होगा. That is why it is very important to be healthy before you start dialysis, and even on dialysis also try to stay healthy, because there are various reasons which will not allow you to undergo transplantation. Okay. Mr. Suchand Limbu. Sir, my brother age is 28, multiple 2-4 stones in both kidneys since 4 years. Please suggest. अगर बार बार स्टोन बन रहा है तो पहले तो आपको देखना होगा कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स है. अगर ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब अगर किडनी के अंदर स्वेलिंग है तो आपको विदाउट डिले इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए. अगर छोटे छोटे स्टोन्स हैं जो किडनी में कोई स्वेलिंग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपना डाइटरी एडजस्टमेंट, एडिक्वेट वाटर इनटेक करके थोड़ा दिन आप वेट कर सकते हैं और रेगुलर फॉलोअप में आपको रहना चाहिए. Okay. Babita Pakhring. Sir, it's Dr. Gole, patient Harkabadur Tamang from Gantok, who is doing peritoneal dialysis, would like to ask you that he can take COVID vaccine. We have already answered that question. You can go ahead. You can scroll later on and find out Yes. the answer. I think so. Praveen Singh लिखते हैं, what is renal calcification? What are its possibilities of progression to stone? देखिए, जो कैल्सिफिकेशन बोलते हैं हम लोग इसको, कई बार कॉन्क्रीशन के वर्ड से ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आता है या फिर सीटी स्कैन में आता है. तो और हम जब इंडोस्कोपिकली देखते हैं तो उसको हम रैंडल्स प्लाक भी बोलते हैं, जो स्टोन फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेज होता है. तो अगर ऐसे पेशेंट्स को वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ा के रखना है, डाइटरी एडजस्टमेंट भी करना है, ताकि स्किन जो यूरिन है वो सुपर सेचुरेट ना हो और फर्दर स्टोन का साइज का ग्रोथ ना हो और जो भी छोटे छोटे स्टोन्स हैं वो निकल जाए. Okay. Fine. So, डॉक्टर गोले से ही फिर एक डिस्कस करना चाहते हैं. देखिए, जो बच्चे में जो पर्टिकुलर जो किडनी डिजीजेस होते हैं तो उसको लेके आपका क्या है कि मैंने किस तरह का डिजीज होता है, ये क्या सीकेडी ही होता है या इनिशियल स्टेज में रहता है, या इसका किस तरह से आप मैनेज करते हैं और यहाँ किस तरह का प्रिवेलेंट? ओके, बच्चों में यूजुअली यूरोलॉजिस्ट का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है किडनी डिजीज में. जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन के आंसर पे बोला कि शरीर फूल जाना, यूरिन में प्रोटीन पास करना, एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके एक बहुत बड़ा चंक होता है किडनी डिजीज जो यंगर एज में होता है. यंगर एज में भी सीकेडी हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज यंग एज में भी हो सकता है, स्पेशली अगर उन लोगों को कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज है और या उन लोगों को कोई तरह की खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, स्पेशली लेस पुअर सोशियो स्टेटस जो लोग होते हैं उनमें बच्चों में डायरिया काफ़ी कॉमन होता है. डायरिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर. रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं किडनी में जो कि खराब खाना खाने से होते हैं, जिसको हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि कॉमन पीपल डू नॉट नो दोज डिजीजेस, लेकिन दे आर वेरी डेंजरस बट क्यूरेबल डिसऑर्डर्स. सो आई थिंक रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के लिए शायद डॉक्टर साहब बताएंगे तो बच्चों में और बेटर रहेगा कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज के ऊपर. तो बच्चों में जो किडनी की जो कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत कॉमन है. कई बार तो ऐसी प्रॉब्लम जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में, तभी अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि किडनी के अंदर स्वेलिंग है. हाँ, तो ऐसे पेशेंट्स भी कई बार हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा पेट में है लेकिन किडनी के अंदर स्वेलिंग है. तो वैसे बच्चों को जैसे ही वो जन्म लेते हैं उस समय से ही उनको केयर की ज़रूरत होती है. ऐसे पेशेंट्स में कई बार उनके किडनी और यूरेटर का जो जंक्शन होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर नीचे एक प्रोस्टेट के जस्ट नीचे में एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व होता है, वो हो सकता है. तो ये सब एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं यूरिन के फ्लो को, और ये किडनी को ग्रेजुअली डैमेज करते हैं. जैसा मैंने एक बार पहले ही बताया, कई बच्चों में वेसाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है. जनरली जो नेचर ने दिया है कि ब्लैडर से यूरिन नीचे आना चाहिए, बाहर की ओर आना चाहिए. कभी कभी ये यूरिन का जो डायरेक्शन अपोजिट उल्टा किडनी की ओर जाता है और वो किडनी को हिट करता है और किडनी में स्कारिंग करता है, और ग्रेजुअली ऐसे बच्चे आगे चल के सीकेडी हो सकते हैं अगर सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो. ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ ही स्टार्ट हो जाते हैं. और एक सबिनोय शाह पूछते हैं, सर व्हाट इज द कॉज ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस इन किड्स? एक्चुअली कॉज नहीं, रीजन पूछ रहे हैं. रीजंस
सो जैसे हमने एक अभी डिजीज़ का नाम लिया जिसको हम लोग हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम बोलते हैं। वो कॉमन रीजंस होता है बच्चों में प्लाज्माफेरेसिस होने के लिए। और प्लाज्माफेरेसिस सिर्फ किडनी डिसऑर्डर्स के लिए नहीं किया जाता है, देयर आर सो मेनी अदर नॉन किडनी डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया या गुलेन-बैरे सिंड्रोम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है जिसमें प्लाज्माफेरेसिस काफ़ी हेल्पफुल होता है और इनफैक्ट क्योर का फर्स्ट चॉइस होता है। कुछ स्पेसिफिक किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें प्लाज्माफेरेसिस हेल्पफुल होते हैं। एक डिसऑर्डर्स उसमें है जिसको हम लोग एंटी-जीबीएम डिजीज बोलते हैं, जिसको गुड पैस्चर सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो उसमें भी प्लाज्माफेरेसिस फॉर्म्स दी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट एट दैट टाइम। तो बेसिकली प्लाज्मा जिसमें कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि इम्यूनिटी का जो मार्कर्स ट्रिगर्स होता है उसको निकालने का प्रोसेस है ये। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें कि प्लाज्मा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजीज, उसमें प्लाज्माफेरेसिस निकाल के उन लोगों को ट्रीट किया जाता है। ओके। और एक क्वेश्चन है यहाँ मिस्टर अमर देवनाथ, इफ एनी पर्सन इज एनीमिक and there is no such complications as of now, she is absolutely living well, can it be converted into CKD anemia? Very interesting question. सो ये ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बट देखिए एनी सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज जिसमें कि हेमोडायनेमिक ऑल्ट्रेशन होता है उसमें किडनी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इफ आई स्टार्ट टेलिंग यू हाउ ऑल इट कैन हैपन देन दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्टोरी, बट यूजुअली इट डज नॉट हैपन। किडनी फेलियर की वजह से जो हीमोग्लोबिन लो होता है जिसको हम लोग CKD एनीमिया बोलते हैं और रीनल एनीमिया भी बोलते हैं। आई थिंक उसके नीचे वाला क्वेश्चन प्रोबेबली विल आंसर रिलेटेड टू द सेम थिंग, बिकॉज the question is what is the targeted hemoglobin for hemodialysis patient. So having a low hemoglobin will put your heart at overtime work. So लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी करके प्रॉब्लम शुरू होता है जिसमें हार्ट को ज़्यादा पंप करने की वजह से हार्ट थिकर होता है और समटाइम्स कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इवन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं जिसको हार्ट वीक हो जाता है उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सब प्रॉब्लम्स होता है। और लो हीमोग्लोबिन रहने से थकान होना, टायर्डनेस होना, इवन मेंटेशन, ब्रेन फंक्शन भी मतलब धीरे होने लगता है, कॉग्निटिव एब्नॉर्मैलिटीज होता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हीमोग्लोबिन शुड बी मेंटेन विद इन अ टारगेट लेवल, जो कि एक हेमोडायलिसिस पेशेंट के लिए हम लोग का जो गाइडलाइंस है वो बोलते हैं कि 10 से 11.5 के बीच में रखना चाहिए। सो जब हीमोग्लोबिन लो होता है तो किडनी पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन लो होने का मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि एरिथ्रोपोइटिन करके एक हार्मोन होता है जो बॉडी में रिलीज होता है जो कि किडनी में फाइनल प्रोसेस होता है। सो सिंस किडनीज काम नहीं कर रहे सो ये पर्टिकुलर केमिकल बॉडी में लो होता है और जो कि हम लोग को बाद में इंजेक्शन के माध्यम से सप्लीमेंट करना पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट आयरन डेफिशिएंसी, जो आयरन का कमी ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है किडनी पेशेंट्स के लिए। सो ये सब कॉम्बिनेशन देके हम लोग को हीमोग्लोबिन इंक्रीज करके 10 से 11.5 के टारगेट में रखना होता है। हेमोडायलिसिस पेशेंट में एक्सेस हीमोग्लोबिन बढ़ाना भी रिस्की है। सो आवर गाइडलाइंस से दैट 13 से ऊपर हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उससे बड़े सारे इश्यूज होता है, उससे स्ट्रोक इंसिडेंस बढ़ता है, डायलिसिस करने के टाइम में ब्लड क्लॉट होने का इंसिडेंस बढ़ता है। सो दिस इज द नैरो रेंज व्हिच वी शुड ट्राई टू मेंटेन। Anushree Tarafdar, my nephew is facing trouble repeatedly with kidney stones. His age is 28 plus. I think ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कई बार आंसर कर चुके हैं ये देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करके आप सुन सकते हो ऊपर। और बबीता पाखरीन, सर ड्यू टू पुअर नेटवर्क कनेक्शन आई डिडंट गेट टू हियर योर। इनका पहले का क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन था उनका कि वो पेरिटोनियल डायलिसिस का पेशेंट कोविड वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं। ही कैन गो, ले सकते हैं आराम से, कोई वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। डॉक्टर, माय मदर इज 65, शी इज कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट, देयर आर एनी चांसेस और सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर ड्यू टू डायबिटीज? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी बोलते हैं जिसको डायबिटिक किडनी डिजीज बोला जाता है वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर योर डायबिटीज इज वेरी वेल कंट्रोल्ड। सो ये एक टाइम डिपेंडेंट डिजीज है जिसमें कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ अराउंड 5 to 6 years ऑफ बीइंग डायबिटिक किडनी में बहुत सारे चेंजेस होता है जिसको हम लोग लेगेसी इफेक्ट बोलते हैं। हाउ लॉन्ग यू वर डायबिटिक एंड हाउ मच योर इज वर फ्लक्चुएटिंग। इसमें बहुत सारा जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोगों को किडनी डिजीज होता ही नहीं डायबिटीज में। सो अगर आप अपना शुगर अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ डायबिटीज, द ऑनसेट ऑफ डिजीज, ये सब स्लो होता है। बट इफ यू विल हैव डायबिटिक किडनी डिजीज, इट्स सीन दैट अराउंड up to 40% of diabetic patients will eventually have chronic kidney disease. So अगर 100 लोग डायबिटिक है तो
after a period of 5 to 10 years, 40 of them will have some sort of kidney problems. So that is the reason why a diabetic patient who is even having a normal sugar should get their kidneys screened once in a year. So ये एक ज़रूरी चीज़ है जो सबको करना चाहिए. Sir, how can a patient improve their kidney functions? And what is the diet for CKD patient? डाइट डाइट हाँ हाँ. तो सीकेडी पेशेंट का डाइट जो है वो लो पोटेशियम लो फास्फोरस होना चाहिए. अगर जिनका ऑलरेडी जो लोग डायलिसिस पे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है. कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेना चाहिए, है ना. बाकी डाइट के बारे में सर गोली सर बताएंगे. ओके, सो आज तो वर्ल्ड किडनी डे है. सो हम लोग का एक वर्ल्ड किडनी डे का जो कैंपेन है उसके हिसाब से एक वेबसाइट है हम लोग का worldkidneyday.org. सो ये कॉमन पीपल के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. सो देयर आर 6 or 7 थिंग्स यू शुड टेक केयर इफ यू वांट टू improve your kidney function and prevent having CKD later on. The most important thing is that you have to stay healthy, you have to exercise properly, do not gain too much of weight, lead a healthy active life, drink plenty of water, around about 7 to 8 glasses of water, that is around 3 liters of water per day you should take. आपको अपना BP और शुगर हमेशा चेक करना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए. Do not consume drugs which harm your kidneys, like for example painkillers, especially जो non-steroidal anti-inflammatory group के होते हैं वो, और ओवर द काउंटर मेडिसिन खाने का आदत फॉर एनी स्मॉल प्रॉब्लम्स. उसके बाद जो लोगों को हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, जिसकी हेरिडिटरी मीन्स उनका फैमिली में डिसऑर्डर्स है, लाइक डायबिटिक है फैमिली में, या हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, या डॉक्टर साहब ने जो पहले बोला पॉलिसिस्टिक डिजीज है, तो दीज फैमिलीज आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग किडनी डिजीज. उनको अपना स्क्रीनिंग टाइमली करना चाहिए. एंड eat plenty of green vegetables and fruits. Do not consume too much of salt. Salt should be in moderation. So moderate salt intake is very very necessary. And unhealthy lifestyle मत lead कीजिए. So these are the important practical reasons which ways in which you can protect your kidneys. अमृता गुप्ता वो लिखती है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लेग स्वेलिंग. नीचे उनका ही एक है, डज किडनी प्रॉब्लम कॉज लेग स्वेलिंग. ये किडनी सीकेडी का वन ऑफ द साइन हो सकता है लेग स्वेलिंग. कई बार आंखों के नीचे जो पेरी और वाइटल स्वेलिंग जो सुबह सुबह में पेशेंट नोटिस करता है, तो ये हो सकता है. लेकिन लेग स्वेलिंग सिर्फ किडनी प्रॉब्लम में नहीं होता है. अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम, उसमें भी हो सकता है. कभी लीवर के कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी हो सकता है. तो ये लेग स्वेलिंग कैन बी वन ऑफ द सिम्टम फॉर सीकेडी. और डाइट, आई थिंक डाइट हमने इलाबोरेट नहीं किया. सो ये एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है सभी कि प्रोटीन नहीं खाना, प्रोटीन नहीं खाना है. तो ये आए दिन हम लोग का ओपीडी में यही एक बड़ा इशू रहता है. पीपल सिट आउटसाइड द क्लिनिक, जो लोग रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस करते हैं, दे टेल ऑल दिस थिंग्स टू पीपल हु डोंट हैव वेरी एडवांस किडनी डिजीज कि आपको प्रोटीन नहीं खाना चाहिए. सो इवेंचुअली दे बिकम मैल नरिश्ड. सो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नॉर्मल डे टू डे फंक्शन के लिए अपना किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रति किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए. सो 60 to 70 किलोग्राम आदमी है तो अराउंड अबाउट 60 to 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, जो कि हम लोग का इंडियन डाइट में वैसे भी नहीं होता है. नहीं होता है. एक नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट में तो 40-50 ग्राम प्रोटीन भी होना मुश्किल है. सो वी आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग अ प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट. सो अगर आपको सीकेडी हो गया, अर्ली स्टेज में हो गया, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड रेस्ट्रिक्ट योर प्रोटीन टू मच. सो स्टेज 3 स्टेज 4 सीकेडी जो हम लोग पहले बोले थे, उसमें अगर होने से आपको अपना वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम के आसपास में प्रोटीन खाना चाहिए, जो कि अराउंड 60-70 किलोग्राम आदमी के लिए अराउंड अबाउट 40 to 50 ग्राम प्रोटीन होता है, जो नॉर्मल डाइट, विच इज अगेन मेनी टाइम्स हम लोग का नॉर्मल डाइट में उतना प्रोटीन भी नहीं होता है. एंड दे बिकम माल नरिश्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड malnourishment is one of the important killers of kidney patients. उसमें उनका quality of life, longevity, survival, cognitive impairment, cardiac issues, there are hemoglobin low होना, there are a lot of things that can happen. So take care of your diet. Do not take diet if you do not understand what you are doing. Consult a dietitian. Most important thing is that you should always have a liaison with a renal dietitian. So उनसे मिलिए आप, वो आपको correct guidance देंगे. And एक rough way में अगर बताएंगे तो do not take food which have very high potassium in them, like for example citrus, most of the citrus fruits, coconut water, exotic fruits जो हम लोग खाते हैं यहाँ पे, avocado, kiwi, ये सब में बहुत high potassium intake होता है. And और अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको रेड मीट अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन काफ़ी हाई अमाउंट में होता है. एग्स खा सकते हैं जो डायलिसिस पेशेंट है जिनका किडनी खराब है. एग यॉक हटा के एग का वाइट जो है वो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं.
तो आई थिंक और एक क्वेश्चन से हमारे साथ, सर कैन कैंसर HD पेशेंट एचडी पेशेंट गो फॉर इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन? ओके, एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन जो होता है उसको हम लोग एक मेडिकल लैंग्वेज में कॉलोनी फॉर्मिंग कॉलोनी स्टिमुलेटिंग एजेंट्स या CFU बोलते हैं। तो इट बेसिकली स्टिमुलेट्स प्रिकर्सर, तो प्रिकर्सर सेल्स को स्टिमुलेट करने का इंजेक्शन है। सो कैंसर भी एक तरीके का डिजीज है जिसमें सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा प्रोलिफरेट होता है, ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रोलिफरेट होता है। सो नेचुरली लॉजिकली ऑल्सो कोई भी ऐसा इंजेक्शन तो नहीं लगाना चाहिए जिससे सेल्स प्रोलिफरेट होता है। सो हम लोग का एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस इसको लेके कि अगर कोई आपको कोई प्रोलिफरेटिंग डिसऑर्डर जो है, जैसे कि हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, मैलिग्नेंसी हो गया, लिम्फोमा हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, या रैपिडली इंक्रीजिंग ट्यूमर्स होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि अराउंड अबाउट 2 to 3 years तक आपको ये इंजेक्शन लगाना नहीं चाहिए। या कोई सॉलिड ट्यूमर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, तो इसमें भी हम लोग मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 साल तक हम लोग ये इंजेक्शन लगाना नहीं चाहिए। और अगर आप इसको लगा लिए तो देयर इज अ स्मॉल रिस्क दैट द कैंसर सेल्स कैन प्रोलिफरेट। सो कैंसर पेशेंट्स शुड अवॉइड टेकिंग एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन। संगीता प्रधान, व्हाट डज CKD पेशेंट नीड टू गो फॉर, व्हेन डज CKD पेशेंट नीड टू गो फॉर डायलिसिस? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हाँ। डिस्कस किए। और एक क्वेश्चन से, कैन CKD पेशेंट टेक एंटीबायोटिक्स? ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो सारे एंटीबायोटिक्स किडनी टॉक्सिक होते नहीं हैं। सो मेनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर सेफ। सो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, स्पेशली इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जो इंजेक्शंस के माध्यम से दिया जाता है। बहुत सारे एरियाज हैं यहाँ पे दूर दराज में जिसमें कि लोग क्वैक्स के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। वो लोग इंजेक्शंस लगाते हैं घर में जाके, दे डू नॉट नो। स्पेशली जो मोस्ट कॉमनली दिया जाने वाला इंजेक्शन जो पुराने ज़माने में था, जिसको हम लोग एमिक एसिड बोलते हैं। तो एमिक एसिड अभी भी गांव में दिया जाता है। सो एमिक एसिड इज नेफ्रोटॉक्सिक। एमिक एसिड से किडनी प्रॉब्लम होता है, और जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम नहीं होता है उन लोगों को भी होता है। जिनको अगर हो चुका है देन दे कैन वर्सन विद एमिक एसिड। सो स्पेशली इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक लेने से पहले आप कोई अच्छे फिजिशियन या अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। और कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन डोज मॉडिफाई करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन आपका किडनी फिल्ट्रेशन का फंक्शन कितना है। सो अगेन, जैसे हम लोगों ने बोला, कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ऑब्वियसली लेना नहीं चाहिए किडनी पेशेंट्स लोगों को। Again the same question, Same, we have already can answered. take कोविड वैक्सीन? वो ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी जो गाइडलाइंस है जो वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन का, वो आप फॉलो करके अगर उसमें आप फिट होते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 1 hour, so we can close this. Thank you very much.